मॉर्निंग। कैसे सभी लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार एजुकेशन अड्डा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो हमारा सेशन चल रहा है पिछले कई दिनों से, हम आपको मॉडल सेट करवा रहे हैं, जिसमें हम आपको साइंस का मिक्स क्वेश्चन का सीरीज करवा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चंस है आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। साथ ही साथ ये जो प्रश्न है ये आपके आगामी एग्जाम में संभावित प्रश्नों के पैटर्न को देखते हुए ये सब क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाया। ठीक है, तो इससे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप फाइनल एग्जाम में जाओगे वहां पर आपको काफी सारा प्रॉफिट जो है वो, क्योंकि बिल्कुल एकदम लेवल मैच करते हुए, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो, बिल्कुल एक लेवल को मैच करते हुए उसके पैटर्न को समझते हुए हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, बहुत ही ज्यादा फायदा। आइए जल्दी से आप लोग जुट जाइए ताकि आप सेशन को जल्दी से स्टार्ट। आइए देखिए, ये हमारी एक टीम है, एजुकेशन अड्डा की टीम में आपको कई प्रकार के शिक्षक सभी अपने अपने ट्रेड में स्पेशलिस्ट है। चाहे आपकी साइंस की बात करोगे, चाहे यहाँ पर ट्रेड की बात करोगे, चाहे आप मैथ की बात करोगे, रीजनिंग की बात करोगे, सभी विषय के लिए आपके पास शिक्षक उपलब्ध है जो कि आपको अच्छे तरीके से आपकी तैयारी को सक्सेस में लेकर जाने में अपना योगदान दे सकते हैं। देखिए, ये हमारा सीरीज बिहार एसएससी एलपी टेक्नीशियन जनरल साइंस सिलेक्शन 100% सीरीज हमारा ये चल रहा है, जिसमें हम आपको आज हमारा मॉडल सेट 5 होने वाला है। ठीक है, हम 4 मॉडल सेट आप लोगों को करवा चुके हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। बताइए, जबरदस्त क्वेश्चन कि दोनों गोलार्धों के 65 से 70 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब के बजाय निम्न दाब पेटिका होती है, यह क्यों होता है? निम्न दाब पेटिका भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर अस्थाई होती है। ये इसका आंसर कौन बता रहा है? जल्दी से बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। क्या बोला है कि दोनों गोलार्ध, ठीक है, ये जो हमारा अर्थ है इसको हमने काट दिया बीच से इक्वेटर के पास से। देखिए, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है और ये हमारा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ से 23.5 डिग्री, अगर हम लोग इक्वेटर 23.5 डिग्री ऊपर जाते हैं तो कौन सी रेखा, कर्क, और नीचे जाएंगे तो मकर रेखा। ठीक है, ये तो सभी लोगों को पता ही हो। अब हमसे ये पूछा गया है कि दोनों गोलार्ध में 65 से 65 डिग्री अक्षांशों की दाब निम्न दाब पेटिका, ऐसा क्यों हो? जैसे जैसे ही हम इससे दूर चले जाएंगे जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होता है, कमता रहता है, जिसके कारण यहाँ पे निम्न दाब पेटिका होती है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही स्टेटमेंट हो गया। अगला देखिए कि निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर अस्थायी होता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल जो है आपका सही और सही आंसर है, यानी आपका ए और दो दोनों जो है सही और सही आंसर। ठीक है, जो हमारा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो एरिया होता है वो स्टेबल कहां पर होता है, अर्थ के सरफेस पे ना होके वो जो है हमारा सबसे बड़ा जो इकोसिस्टम है महासागर, वहां पर ये आपका स्टेबल हो जाता है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों ने लगाया होगा। आइए अगले क्वेश्चन। चांद का एक सदैव अभिन्न फलक पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि आखिरकार कौन सा ऐसा कारण है कि चांद जो है हमको पूरी तरह नहीं दिखाई देता है, हमको हमेशा उसका एक ही हिस्सा हमको उसका दिखाई देता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 23 दिनों में घूर्णन कर सकता है, लगभग उतनी ही जिसमें पृथ्वी की वह परिक्रमा कर सकता है। अच्छा देखिए, आइए हम लोग इसको समझते हैं। आपको पता है कि ये हमारा सन है, सन का कौन चक्कर लगाता रहता है, सन का चक्कर लगाएगा हमारा अर्थ। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है जो कि सूरज का चक्कर लगाती है, और पृथ्वी का चक्कर लगाता है कौन, पृथ्वी का चक्कर लगाता है मून। हमने एक चीज आपको पिछली क्लास में एक बात बताई थी कि
ये हमारा क्या है, तारा है, स्टार है, सूरज हमारा स्टार है, ये हमारा ग्रह, और चंद्रमा जो है वो उपग्रह। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए कि तारा क्या होता है, स्टार्स क्या होता है, ठीक है, प्लैनेट क्या होता है, और आपका सैटेलाइट क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो जो स्टार्स होते हैं उनके पास खुद का आपका प्रकाश होता है, ठीक है, जिनके पास खुद का अपना प्रकाश हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्स बोलते हैं। जो स्टार का चक्कर लगाता है उसको हम लोग ग्रह बोलते हैं, यानी कि प्लैनेट बोलते हैं, और जो ग्रह का चक्कर लगाता है उसको हम लोग उपग्रह बोलते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, पृथ्वी और चंद्रमा से। तो देखिए, अर्थ का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, हमारा चंद्रमा है, ठीक है, यानी चंद्रमा जो होगा अर्थ का चक्कर लगा रहा होगा, चंद्रमा क्या कर रहा होगा, अर्थ का चक्कर लगा रहा होगा। लेकिन आखिरकार कौन सा ऐसा कंडीशन आता है, या फिर कौन सा ऐसा कारण है कि क्वेश्चन के हिसाब से कि हमको ये पूरा नहीं दिखाई देता है, हमेशा लगभग हमको आधा दिखाई देता है। तो ध्यान से समझिएगा, होता क्या है कि चंद्रमा का जो घूर्णन काल है, ठीक है, चंद्रमा का घूर्णन काल और पृथ्वी का जो घूर्णन काल है लगभग बराबर है। पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना देर लगता है, 23 घंटा 6 मिनट, 23 घंटा लगता है ना, लगभग 23.5 घंटा के करीब लगता है, 24 घंटा इसको हम मानते हैं। और जो हमारा मून है इसको भी एक चक्कर लगाने में वो भी उसको लगभग 26 घंटा के आसपास लगता है। तो दोनों का जो परिक्रमण काल है वो क्या है, अपना बराबर है, दोनों का परिक्रमण काल क्या है, बराबर है। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमेशा वो हमको आधा ही दिखाई देता रहेगा। क्लियर है हमारी बात यहां तक, यानी कि दोनों का दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही स्टेटमेंट है, एक असर्शन और रीजनिंग दोनों सही है, किंतु आर का सही स्पष्टीकरण है ऑप्शन नंबर, सभी लोग ने एक मार दिया होगा। क्लियर है, कैसे हम चंद्रमा का पूरा भाग नहीं देख पाते हैं, पता लग गया, नहीं पता लगा दोबारा से समझ लो। क्या है, चंद्रमा का जो रोटेशन का टावर है, ठीक है, और जो पृथ्वी के रोटेशन का आवर है, दोनों क्या है, लगभग इक्वल है, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन दोनों लगभग बराबर है। इस कंडीशन में दोनों अपने अपने एक्स पे घूम रहा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो जो है पूरी तरीके से आपको नहीं दिखाई देगा। जो पार्ट परिक्रमा हो रहा होता है, जिस पार्ट पर परिक्रमा हो रहा होता है उसी पार्ट पर आपको क्या होता है, दिखाई देता है। अब थोड़ा सा यहां से देख लीजिएगा कि दिन और रात कैसे होता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया। देखो, जिस ये सन है, सन का चक्कर लगा रहा है अर्थ, तो अर्थ जब चक्कर लगा रहा होगा अपने एक्सिस पर, तो सन के सामने जोन सा पार्ट पड़ेगा, पृथ्वी के वह भाग जो कि सन के सामने पड़ता है उस पर दिन होता है, और उसके पिछले वाले भाग पर क्या हो जाएगी, रात हो जाएगा। ठीक है, ये तो थोड़ा सा ज्योग्राफी का हो गया, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसको साइंस से रिलेट करके कर रहे थे। आइए अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में क्या करते हैं, आगे बढ़ने पर परमाणु क्रमांक की आवृत्ति होती है। देखिए आवर्त क्या है हमारा, जो हमारा ये क्षैतिज लाइन है ये क्या है, हमारा आवर्त। और अगर समूह की बात करेंगे तो ये हमारा समूह होता है। ठीक है, कई इसमें बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, ये क्या है, हमारा समूह। इसको हम लोग पीरियड बोलते हैं, इसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हो, इसको हम लोग ग्रुप बोलेंगे और इसको हम लोग पीरियड बोलते हैं। अब आइए देखते हैं दोनों कंडीशन क्या है, कैसे इसको हम लोग सोल्व करें। क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि परमाणु क्रमांक में इकाई की कमी होती है, गलत बात है भाई। परमाणु क्रमांक में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर हीलियम, हाइड्रोजन था, उसके बाद हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम, बोरॉन, क्या हो जाएगा, कार्बन, होता है ना। यानी कि परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है, परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है, और यही हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए आवर्त सारणी का, तो आवर्त सारणी में आपको पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसने दिया था, आधुनिक आवर्त सारणी मोसले साहब ने दिया था। किस आधार पे दिया था, तो सभी लोगों को पता है कि ये जो है हमारा वो आधार था परमाणु संख्या के आधार पर, जिसको परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, और मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो एटॉमिक मास पर आधारित, यानी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। अभी तक वर्तमान में कुल तत्वों की संख्या 118 ज्ञात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक छात्र किसी गोली दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस कर कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में बताना है यह कौन सा कथन सही है। यह अवतल गोलीय दर्पण है, इसकी फोकस दूरी धनात्मक है, यह अभिसारी है, या फिर यह अपसारी है। बताइए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। पहले बात तो ये गोलीय दर्पण का पार्ट होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अच्छा, और इसकी फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ऑप्शन नंबर सभी लोगों ने क्या लगा लिया है, सी लगाया होगा। ए और बी दोनों क्लियर है। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए हम इस पे देख लीजिएगा। आइएगा लक्ष्य, निमोनिया डैश की सूजन की कमी के कारण होता है। निमोनिया जो है किसकी सूजन की कमी के कारण होता है, तो ये जो होता है फेफड़े में सूजन की कमी। फेफड़े में सूजन की कमी के कारण जो है तो होता है निमोनिया का रोग हो जाता है। निमोनिया में होता क्या है, अगर ये पूछ लिया जाएगा तो सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो सकती है। सांस लेने में सांस लेने में तकलीफ आपको हो सकता है। क्लियर है मेरी बात यहां तक। देखिए फेफड़ा का है हमको, ऑप्शन नंबर सभी लोगों को 4 दिख रहा है, 4 मार दीजिए, आपका सही और सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निमोनिया में किसकी सूजन की कमी कारण, निमोनिया किसके सूजन के कारण हो सकता है, फेफड़े में सूजन के कारण हो सकता है। और जब फेफड़े में स्वेलिंग होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको सांस की दिक्कत की परेशानियां हो सकती है। क्लियर है भाई। आज अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताइए तो, करिए विचार, आंसर बताइए सब। आंसर सब लोग जल्दी इसका। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। जो मैग्नेटिक फील्ड बना है वो कैसे बना है कि काफी हजारों सालों के बाद जो पृथ्वी के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है वो उत्पन्न हुआ। पृथ्वी जब 400 मिलियन वर्ष से अधिक युक्त ऑक्सीजन की संख्या इतनी थी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। वो जब जीव पैदा हुए तो उन्हें पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। 1 और 3 आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, आपका सही और सही आंसर होता है। ठीक है, क्लियर है। देख लो, रुक्षता के मापांक की इकाई निम्नलिखित में से किसकी इकाई के समान हो। रुक्षता की मापांक बताओ तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सभी लोग। निकल गया आप लोगों का, देखा जाए। रुक्षता का मापांक जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या होता है इसको आप लोग बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट निकलेगा, वो क्या निकलेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या निकलेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिख लीजिएगा इसको। तो अब हमको देखना है कि किसका यूनिट जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के समान है। तो देखो, स्ट्रेस जिसको हम लोग प्रतिबल बोलते हैं, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, यहां से देखिएगा तो फोर्स का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग पास्कल के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। तो जो प्रतिबल होगा जिसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं,
ये भी जो है जिसका यूनिट जो होगा वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होगा। उसके बाद देखो प्रेशर, प्रेशर बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर भी आपका फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी इसका यूनिट जो होगा पास्कल हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेस, प्रेशर और दूसरा आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, प्रत्यास्थता का मापांक, तीनों का जो यूनिट होता है किसके समान होता है, वो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सभी लोगों ने 3 लगाया होगा। चलो अगला क्वेश्चन, जब आप कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर कम करते हैं तो गुप्त स्थिति ऊर्जा क्या होती है। मान लीजिए हमारे पास ये कोई स्प्रिंग था, ठीक है, जब इसको हमने कंप्रेस किया तो देखो कैसा बन जाएगा, बिल्कुल ऐसा। कंप्रेस होने के बाद ऐसा स्थिति में आ गया, बिल्कुल आ जाएगा। तो अब हमको बताना है कि उस पर गुप्त स्थिति, इसका हमारा लेटेंट पोटेंशियल एनर्जी जो था, लेटेंट पोटेंशियल एनर्जी जो था वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर हमारा बढ़ जाएगा। तो लेटेंट जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सभी लोग 3 मारेंगे, क्या मारेंगे, 3 बार। ठीक है भाई लोग, पोटेंशियल एनर्जी का बात किया जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका mgh। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां से काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी को सूर्य ताप का 1 भाग प्राप्त होता है लेकिन मात्रा मौसम के अनुसार बदलती रहती है, इसका कौन सा कारण है। बताना है आपको कि पृथ्वी का सूर्य का एक सर्टेन पार्ट ही प्राप्त होता है, सूर्य से आ रहे ताप का एक निश्चित मात्रा ही सूर्य को क्या होती है, प्राप्त होती है। लेकिन जो सूर्य से आ रहा ताप जो है वो मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। बिल्कुल सही बात है, गर्मी के दिनों में आपको गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है, इसका कारण क्या है कि सूर्य से जो है अधिक मात्रा में ताप जो है हमारे यहाँ पृथ्वी पर, ठंडे के दिनों में सूर्य से कम मात्राएं पहुंचती है। आखिरकार ऐसा कौन सा कारण है, ठीक है, क्योंकि वही अर्थ है जो कि सूर्य के हमेशा साल के 365 दिन ही चक्कर लगाता रहता है, सूर्य का ही चक्कर लगा रहा है। तो ऐसा कौन सा कारण है कि कभी कम मात्रा में ताप हमको मिलता है, कभी ज्यादा मात्रा में ताप आपको मिलता है, इसका रीजन आप लोगों से पूछा गया, बताइए। सूर्य से इसकी परिवर्तनशील दूरी के कारण, क्योंकि आपको पता है कि ये जो हमारा क्या है, पूरी तरीके से जो उसका है वृत्ताकार पथ नहीं है, ये क्या है, ऐसा हमारा गोल अंडाकार पथ होता है। तो जब सूर्य जो होगा पृथ्वी के नजदीक होगा, ठीक है, उस कंडीशन में आपको अधिक ताप मिलेगा, और जब सूर्य जो होगा पृथ्वी से दूर होगा उस कंडीशन में जो होगा वो क्या होगा, आपको कम ताप मिलेगा। तो यहां से एक क्वेश्चन और भी आप लोग जान लीजिए, एक्चुअली में ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन समझ लो आप ज्योग्राफी जब पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे उपसौर के बारे में, और दूसरा आप पढ़ेंगे अपसौर के बारे में। या सूर्य से, देखो उपसौर होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी को हम लोग उपसौर के नाम से जानते हैं, और अपसौर जो होता है ये आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच आपका अधिकतम दूरी, ठीक है। अच्छा, इसका एक डेट भी फिक्स किया गया है ज्योग्राफी के हिसाब से, ठीक है, कौन सा, 3 जनवरी और 4 जुलाई। 4 जुलाई को न्यूनतम दूरी होती है और 3 जनवरी को जो होगा वो आपका अधिकतम दूरी होगा। अपसौर और उपसौर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य नीले प्रकाश की तुलना में 1.8 गुना अधिक होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो लाल प्रकाश की तुलना में नीला प्रकाश अधिक तीव्रता से प्रकीर्णित होता है। कौन सा हमें स्वच्छ आकाश के नीले रंग को समझने में मदद करता है? ए और बी दोनों करता है भाई। ऑप्शन नंबर सभी लोगों ने ए लगा दिया है, बिल्कुल सही और सही आंसर। कई बार आपको पता है कि जो आकाश का नीला रंग है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है आकाश का नीला रंग है। तो आखिरकार ऐसा कौन सा कंडीशन है या फिर कौन सा कारण है कि कोई रंग ज्यादा प्रकीर्णित हो जाता है और कोई रंग कम प्रकीर्णित होता है? तो ध्यान से समझिएगा, जिस रंग का तरंगदैर्ध्य कम होगा वो ज्यादा मात्रा में प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, ठीक है। तो ज्यादा जो फैलेगा वो ज्यादा स्थान कवर करेगा और वही आपको दिखेगा, ठीक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो होगा वो नीले कलर का सबसे ज्यादा होता है। यही कारण है कि आपको आकाश का रंग जो है आपको नीला दिखाई देता है, समुद्र का रंग जो है आपका नीला दिखाई देता है, यही कारण है, ठीक है। और जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा वो सबसे कम फैलेगा। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है और नीले रंग का लाल रंग का सबसे ज्यादा होता है और नीले रंग का जो होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। इस कारण से जो लाल रंग का सबसे कम प्रकीर्णन और नीले रंग का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन नंबर सभी लोगों ने क्या मार दिया? ऑप्शन नंबर आप लोगों ने जो है वो कितना मारा है? वो आपका ए मार दिया होगा। अगर लाल प्रकाश की बात करोगे तो 7 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर इसका होता है भाई 8, ठीक है। और जो नीला होता है नीला का 4.8 के करीब होता है। 7.84 इसका होता है 4.8 इंटू 10 टू द पावर 8 के करीब इसका होगा। तो ये देखिएगा तो 1.8 टाइम्स आता है, ठीक है। एग्जैक्टली जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.8 टाइम्स आपको यहां से आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सभी लोगों ने एक लगाया, बिल्कुल लगाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में अंतः शोषण के संदर्भ में नीचे दिए गए सभी कथनों में से केवल एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत कथन का हम लोगों को क्या करना है? चयन करना, ठीक है। बताइए, अब ये आप खुद से श्वसन करेंगे और इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। रेस्पिरेशन आप कर सकते हो, ब्रीथिंग आप कर सकते हो, ब्रीथिंग करके आप इसका आंसर बताइए। जब आप ब्रीथिंग करोगे तो पसलियां क्या अंदर धंसती हैं? देखिए, जब आप सांस ले रहे हैं, सांस लेके देखिए तो क्या होता है, हमारा डायफ्राम जो है वो फूलता है, ठीक है। और पसली क्या अंदर की ओर धंसती है? नहीं, गलत बात। पसलियां ऊपर उठती है, नहीं, गलत बात, ठीक है। वायु वृक्ष गुहा क्या होती है? बड़ी हो जाती है। फेफड़े द्वारा वायु का अंतर्ग्रहण होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? एक ही सही आंसर हो जाएगा। पसलियां क्या होगी? पसलियां जो है वो भी आपकी ऊपर की ओर उठेंगी और डायफ्राम जो होगा वो भी फूलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा गलत स्टेटमेंट है। क्लियर है? ब्रीथिंग करेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिक का गुण है? समस्थानिक और संभारिक, कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। आइसोटोप एंड आइसो समस्थानिक, परमाणु संख्या समान। आइसोटोप में क्या होगा? परमाणु संख्या समान, ठीक है। और आइसोबार जिसको हम लोग संभारिक के नाम से जानते हैं, परमाणु द्रव्यमान समान या फिर द्रव्यमान संख्या बराबर। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो समान होता है। न्यूट्रॉन की संख्या समान तो आइसो न्यूट्रॉनिक या फिर सम न्यूट्रॉनिक जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, निम्न में से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिक का गुण है? समस्थानिक की बात किया गया है तो परमाणु द्रव्यमान समान होगा? बिल्कुल नहीं होगा भैया, ये गलत बात है। परमाणु क्रमांक समान होगा, ये तो हमारा जो है वो सही और सही बात आ गया है। आगे देखिए, ये भिन्न भौतिक गुणों को प्रदर्शित करते हैं, ये समान रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करते हैं। गलत बात, गलत बात, गलत बात। ऑप्शन नंबर सभी लोग 2 और 3 कहाँ है? आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। परमाणु संख्या, आपको पता है कि परमाणु संख्या बराबर किसके बराबर होता है? परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या,
ठीक है, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो जब परमाणु संख्या समान होगी तो उसका जो फिजिकल क्वांटिटी होगा, ठीक है, जो उसका भौतिक प्रॉपर्टी होगा वो क्या हो जाएगा, उसका समान हो जाएगा। क्लियर है भाई? ऑप्शन नंबर सभी लोगों ने एक लगाया था, सही आंसर आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका क्या होता है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ऑक्सीकरण और अपकरण के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम दे दें, फिर आप लोग खुद बताइएगा। ऑक्सीकरण देखिएगा, O2 की संख्या में वृद्धि होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेगा, तो वो हमारा ऑक्सीकरण हो जाएगा। अगर वो अवकरण हो रहा है, मान लीजिए कि वहां पर अब क्या हो रहा है, हमारा अवकरण हो रहा है, तो जब अवकरण होगा तो O2 की संख्या में कमी होगी और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो हाइड्रोजन का भी त्याग करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो हाइड्रोजन को भी ग्रहण करेगा। तो ऑक्सीकरण, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, उपचायक। ठीक है, जो ऑक्सीकारक पदार्थ होता है उसको हम लोग उपचायक के नाम से जानते हैं, और जो आपका अवकारक होता है उसको हम लोग उपचायक के नाम से भी जानते। तो बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो कॉपर और सल्फेट, कॉपर सल्फेट मैग्नीशियम, यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट बन गया है, यानी मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई है। तो आप कह सकते हो कि मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ है। किसका ऑक्सीकरण हो गया भाई, मैग्नीशियम का जो है वो ऑक्सीकरण हो गया है, और कॉपर का जो है अपकरण हो गया है। अब इसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट। क्लियर है? यहां तक अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त जो है निम्न में से किस कोशिका में अपने डीएनए और राइबोसोम, यानी आपसे पूछा गया है कि देखो जो सेल है, सेल जो है, कोशिका की बात हुई है तो इसको आप लोग याद रखिएगा। कोशिका जो है जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक, क्रियात्मक संरचनात्मक संरचनात्मक इकाई, कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। ठीक है, कोशिका में जो है, कोशिका के जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोलर ऑफ सेल, मास्टर ऑफ सेल। ठीक है, कोशिका का मास्टर किसको कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। कोशिका का नियंत्रक किसको कहा जाता है, केंद्रक को ही बोला जाता है। मास्टर ऑफ द सेल या फिर कंट्रोलर ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, हमारा न्यूक्लियस को बोला जाता है। तो न्यूक्लियस में जो है वो आपका क्या पाया जाता है, प्लास्टिड में क्या पाया जाता है, डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन न्यूक्लियस के अतिरिक्त किसमें जो है आपका डीएनए और क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। तो उसका नाम है भैया प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड को हिंदी में हम लोग लवक के नाम से जानते हैं, तो लवक और माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सभी लोगों का एक आएगा, और जिनका भी ऑप्शन नंबर एक आएगा उनका सही और सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोशिका जो है ये क्या है, जीवन की आधारभूत और संरचनात्मक इकाई। ठीक है, सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो हमारा स्पेसीज हो जाएगा। माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल। लाइसोसोम को हम लोग सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। आत्महत्या की थैली किसको बोला जाता है, आपका लाइसोसोम को बोला जाता है। ठीक है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी का है जो क्या करता है, ये हमारा ये इनर ट्रांसपोर्टेशन काम करता है, अंतर श्रवण का काम जो करता है उसको हम लोग गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सभी लोगों ने एक लगाया होगा, बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर, द्विविस्थापन अभिक्रिया के परिमाण स्वरूप क्या होता है। देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया कई बार हमने बताया कि मान लीजिए दो एलिमेंट है AB प्लस CD, रिएक्शन करके क्या बना दे, अगर ये AD प्लस BC बना दे, AD प्लस क्या बना दे, BC बना दे, तो ये जो हमारा रिएक्शन होता है ये हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया का। तो इसमें क्या क्या हो सकता है,
द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो होगा अवक्षेप बन सकता है, गैस उत्सर्जित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी 1 और 2 और 3 जो है आपका सही और सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अमीबा, पैरामीशियम और जीवाणु किसके गुजरते हैं, बताइए तो। अमीबा, पैरामीशियम और जीवाणु, इसमें कौन सा विखंडन होता है, बाइनरी, मुकुलन हो जाएगा, जल्दी से बता दो। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करता है, बताइए तो। कौन सा ऐसा जीव समूह है जो कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करता है। तो पर्यावरण में स्वच्छ रखने में, जब आप देखिए एक चैप्टर आप पढ़ रहे होंगे, वाटर चैप्टर में एक चैप्टर आता है, पोर्शन आता है वाटर साइकिल, या फिर प्लांट चैप्टर में आता है आपका जब प्रकाश संश्लेषण होता है, तो उसमें आप प्रोड्यूसर, डीकंपोजर, कंज्यूमर के बारे में जब पढ़ते हैं, तो जो हमारा डीकंपोजर होता है, जिसको हम लोग अपघटक बोलते हैं, वो इकोसिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो इकोसिस्टम में जो हमारा डीकंपोजर होगा वो पर्यावरण की साफ सफाई के लिए जिम्मेवार होता है। तो पर्यावरण की साफ सफाई के लिए जीवाणु और कवक का जो होना है वो आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सभी लोगों ने क्या मार दिया होगा, 4 मार दिया होगा। कई बच्चे यहाँ पर लाइकेन के साथ चले जाते हैं। देखो, लाइकेन जो है पर्यावरण के साफ होने का प्रदूषक है, वायु के साफ होने का प्रदूषक है, लेकिन वायु को साफ करने में उसकी कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है, पर्यावरण के साफ सफाई में जीवाणु और कवक की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा होती है। कोई ऐसा बहुत बड़ा मटेरियल है, अगर उसमें जीवाणु जाएगा, कवक जाएगा, वो क्या करेगा, उसको सराएगा, गलाएगा, कुछ वर्षों बाद वो सर गल के क्या होगा, खत्म होगा। यानी पर्यावरण की उसने सफाई की है। क्लियर है भाई, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, समान निकाय में निहित गति की कुल मात्रा को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, बताइए तो। अब आप लोग इसका आंसर बता दो। समान निकाय में निहित गति की कुल मात्रा, गति कुल मात्रा किसके नाम जानते हैं हम लोग, संवेग के नाम से। किसके नाम से जानेंगे, संवेग के नाम से जाने। P बराबर m इंटू V। प्रेशर, प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, यानी इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको किसके नाम से जानेंगे हम लोग, पास्कल के नाम से जान जाएंगे। देखिए फोर्स क्या है, फोर्स जो जिसके कारण किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो या फिर होने वाले उस परिवर्तन का विरोध करे, उसको हम लोग बल के नाम से। जड़त्व क्या है, इनर्शिया, जिसको हम लोग बोलते हैं। जड़त्व का नियम किसने दिया था, गैलीलियो। गति के पहले नियम को जड़त्व के पहले नियम के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, उसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, जो कि गैलीलियो के द्वारा लॉ ऑफ इनर्शिया दिया गया था। ये कहता क्या है कि कोई वस्तु अगर वो मोशन में है या फिर रेस्ट में, अगर वो विराम अवस्था में है या फिर वो गति में है, तो जो अपनी अवस्था के परिवर्तन, जो अपने चेंज ऑफ स्टेट का अपोज करता हो, जो अपने अवस्था के परिवर्तन का विरोध करे, उसको हम लोग जड़त्व यानी कि इनर्शिया के नाम से जानते हैं। तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा आपका लॉ ऑफ इनर्शिया जो होगा वो ज्यादा होगा। क्लियर है, जड़त्व ज्यादा होगा। आ जाओ वाले क्वेश्चन, बेकिंग सोडा किसका मिश्रण है, ये आपका आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको पता है कि बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग पाउडर जो है, बेकिंग सोडा और माइल्ड एडिबल एसिड यानी कि मृदु खाद्य अम्ल का ये मिश्रण होता है, बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 सोडियम बाई कार्बो। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाइए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है, बताइए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी प्रक्रिया नहीं होती, तो ध्यान दीजिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए 3 चीजों का होना आवश्यक है। एक, सूरज का प्रकाश होना चाहिए, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, और तीसरा आपका क्लोरोफिल। अगर 3 चीज उपस्थित होगा तो सूर्य प्रकाश के संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। तीनों चीज इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें होंगी, वो क्या होगा, वो हमारा, तो ऑक्सीजन का अवशोषण होता है
गलत बात है, ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं होता है, ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए की जो होगा आप लोगों का सही और सही आंसर होता है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किस तत्व में अधिकतम परमाणु त्रिज्या है? तो देखिए जब आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु त्रिज्या का मान जो होगा वो घट जाएगा। तो आवर्त सारणी के लेफ्ट साइड में कौन सा एलिमेंट आपको मिलेगा? आपको यहाँ सबसे हिसाब से आपको फास्फोरस मिलेगा, यही आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो जाएगा, जो त्रिज्या का मान जो है वो समान है। कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होता है, ये आप लोगों से पूछा, बताइए तो। ठीक है, आंसर यहां तक आप लोगों का। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप इस वीडियोस को लाइक करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों के साथ इसके बारे में शेयर भी आप लोग करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका साइंस का एक और सीरीज हमारे आपके यूट्यूब परिवार पर आप लोगों के लिए लाया जा रहा है, जिसमें आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज साइंस जो है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का करवा रहे हैं। लगभग वो सिलेबस आपका खत्म होने वाला है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसके आप पिछले वीडियो को चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एनसीईआरटी साइंस सीरीज के नाम से मिलेगा, जहां पर आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी के जितने भी सवाल हैं उसको आप पूरी तरीके से, चाहे जिस भी कंडीशन में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, आप उसको क्या करें, उसको जो है आप लोग एकदम से प्यार करके, ठीक है। क्योंकि मैं अगर सफल सक्सेस की बात करोगे तो सक्सेस के लिए आप लोगों को जो है वो निश्चित तौर से जी तोड़ और भरसक प्रयास करने की जरूरत है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, फिर आप लोगों से कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का थैंक यू।